हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ललित गौतम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल वर्ल्ड स्टूडेंट्स को। हम कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो दिस इज लेक्चर नंबर 3। हम कंटिन्यू करते हैं। इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। ओके, हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हमने देखा कि हम कैसे डिटेक्ट या फिर मेजर कर सकते हैं चार्ज को। उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एक डिवाइस दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। मेजर करने के लिए या फिर डिटेक्ट करने के लिए वी नीड इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, अगर कंप्लीट नेम बोलें तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की हमें जरूरत होती है। ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग का कंसेप्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बिकॉज हम थ्रू आउट इसे यूज करने वाले हैं, ग्राउंडिंग। ठीक है, तो हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ग्राउंड करते ही हैं हमारे घरों में या फिर बिल्डिंग में। तो ग्राउंडिंग करना जरूरी क्यों है, बिकॉज देर आर टू वायर्स, एक होती है लाइव और एक होती है न्यूट्रल वायर। एक है लाइव और दूसरी है न्यूट्रल। ठीक है, अगर हम सिर्फ यही दो वायर्स को यूज करते हैं तो इन दोनों में ही करंट पास कर रहा होता है। ठीक है, और अगर कहीं से भी इन वायर्स की अगर लेट से कि इंसुलेशन रिमूव हो जाती है तो वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ सकता है, हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बॉडी के साथ में कांटेक्ट में आ सकता है। फॉर एग्जांपल कूलर, अब जो वाटर कूलर होते हैं पहले के टाइम के, वो मेटेलिक ही उनकी बॉडी होती थी, राइट। तो अगर लाइव वायर, आप मान लीजिए कि लाइव वायर की जो इंसुलेशन है वो हट गई, ठीक है, तो लाइव वायर डायरेक्टली टच में आ सकती है उसकी मेटेलिक बॉडी के साथ में। और मेटल्स तो क्या होते हैं, अपने आप में एक अच्छे कंडक्टर होते हैं, और अगर हमने उसकी बॉडी को टच किया, ठीक है, नाउ वो जो, क्योंकि वो टच में आ गई है मेटेलिक बॉडी के साथ में, तो उस मेटेलिक बॉडी पे बहुत सारा चार्ज है, एक्सेस में बहुत सारा चार्ज है। ठीक है, और हमने जैसे ही उस बॉडी को टच किया, उस अप्लायंस को टच किया, ठीक है, सो हमारी बॉडी क्या बन जाएगी, एक मीडियम बन जाएगी ग्राउंड के बीच में और उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बीच में। आवर बॉडी इज अ कंडक्टर, हमारी बॉडी क्या होती है, कंडक्ट करती ही है, राइट। तो या तो ग्राउंड से क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में फ्लो कर जाएंगे, या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी में से फ्लो करते हुए ग्राउंड में चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड में हम कितने भी इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं अर्थ में। अर्थ इज कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के पास हैं। हम कितने भी इलेक्ट्रॉन्स अर्थ को दे सकते हैं और कितने भी इलेक्ट्रॉन हम अर्थ से ले सकते हैं, राइट। तो जब इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज हमारी बॉडी से फ्लो करता है तो वो क्या बन जाता है, करंट। ऑब्वियसली हम बोलते हैं करंट लगा या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगा, हम जिसे कहते हैं, तो हमारी बॉडी से इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। अब हमारी डेथ क्यों हो जाती है, क्या डेथ हमारी बॉडी से करंट फ्लो किया इस वजह से डेथ होती है? नो, हमारी बॉडी कंडक्टर तो है बट हमारी बॉडी उतनी अच्छी कंडक्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर की जो हम वायर्स यूज करते हैं वो भी कंडक्टर हैं, अच्छे कंडक्टर्स हैं, बट हमें पता है कि उनमें भी जब करंट फ्लो करता है तो थोड़ी बहुत हीट वो भी प्रोड्यूस करते हैं। और हमारी बॉडी, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनके जितना हम अच्छा कंडक्ट करते हैं, राइट। तो हमारी बॉडी में तो हीट ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा, अब जब करंट हमारी बॉडी से फ्लो करता है, ठीक है, तो वो क्या जनरेट करता है, हीट जनरेट करता है। उस हीट की वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, वाटर लॉस। ठीक है, हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है, वो भी बहुत फास्टली, बहुत एकदम से इतना ज़्यादा वाटर लॉस हमारी बॉडी से हो जाता है, राइट। जिसकी वजह से इवेंचुअली, मतलब अगर उसे बचाया ना जाए तो पर्सन कैन डाई, उसकी डेथ हो सकती है, राइट, अगर हमने उसको इलेक्ट्रिक शॉक से नहीं बचाया। दैट्स वाई ग्राउंडिंग और अर्थिंग का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लाइव और न्यूट्रल के अलावा ग्राउंड की जो वायर है वो होना बहुत ज़रूरी है, राइट। ये तीनों वायर्स का होना ही बहुत ज़रूरी है, बिकॉज करंट, जब इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट हमारी बॉडी से फ्लो करता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू हीट, हीट से हमारी बॉडी में वाटर लॉस होता है। इवेंचुअली पर्सन कैन डाई अगर उसे बचाया ना जाए। हमें अगर उसे बचाना भी है तो हम एक प्रॉपर इंसुलेटिंग मटेरियल की हेल्प से, कोई चेयर हो गई, कोई वुड का हम पीस यूज कर सकते हैं उसको हटाने के लिए, राइट। सो वो हम यूज कर सकते हैं। और हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ओके, सो दिस इज ग्राउंडिंग और अर्थिंग जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वी डिस्कस्ड हाउ टू चार्ज अ न्यूट्रल बॉडी। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। इफ यू वांट टू कवर दिस यू कैन वॉच लास्ट वीडियो, ओके।
सो हाउ टू चार्ज अ न्यूट्रल बॉडी, देयर आर 3 मेथड्स जो हमने डिस्कस किए थे. वन वाज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के थ्रू हम चार्ज कर सकते हैं. सेकेंड इज कंडक्शन, जब हम दो बॉडीज को डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आते हैं तो कंडक्शन के थ्रू चार्ज हो जाती है एक बॉडी, ठीक है. एंड थर्ड वन इज इंडक्शन. तो यहां होता है हम विदाउट टचिंग, विदाउट टच हम दूसरी बॉडी को क्या कर देते हैं, चार्ज कर सकते हैं. वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज 3 मेथड्स टू चार्ज अ न्यूट्रल बॉडी. एक न्यूट्रल बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, हम ये तीनों मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो ऑल द बेसिक पार्ट हम कवर कर चुके हैं, जो भी था चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टीज, ठीक है. किसी बॉडी को चार्ज कैसे करना है, चार्ज को मेजर कैसे करना है, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू our first important topic from this chapter, that is how does charges interact. अगर हमने दो चार्जेस को रख दिया, this is Q1 and this is Q2, तो ये दोनों शांत तो नहीं बैठेंगे, चुपचाप तो नहीं बैठेंगे, they will exert force on each other. वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे. वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, राइट. तो वो कैसा भी हो सकता है. एंड दे विल इंटरेक्ट, हम कह सकते हैं कि दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर. तो वही हमें समझना है कि वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कितना फोर्स लगाएंगे, राइट. वो फोर्स कैसे वेरी करेगा, वो फोर्स कैसे चेंज होगा विद डिस्टेंस. अगर हम डिस्टेंस को चेंज कर दें, अगर हम चार्जेस को ही चेंज कर दें, तो वो फोर्स कैसे चेंज करेगा. तो इन सभी के आंसर्स दिए थे. ये फ्रेंच फिजिस्ट हुए कूलम, आपने बहुत सुना होगा कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ. तो हम वही कूलम्स लॉ को पढ़ने वाले हैं. हाउ डज चार्जेस इंटरेक्ट, इसका आंसर हमें दिया था कूलम ने, जो कि एक फ्रेंच फिजिस्ट थे. ऑलराइट, ओके. सो कूलम ने एज्यूम किया. अब हम बात कर लेते हैं, इन्होंने कुछ अजम्पशन भी रखी थी, क्योंकि हम जब भी कूलम्स को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि पॉइंट चार्जेस, यानी कि बस पॉइंट जैसा चार्ज, ठीक है. बट इट इज नॉट पॉसिबल कि हर बार आपको पॉइंट चार्ज ही मिले. हो सकता है स्फीयर के ऊपर चार्ज हो सकता है एक सिलेंडर के ऊपर चार्ज हो, शेप कैसी भी हो सकती है, राइट. सो यहां पर हमें कुछ एज्यूम करना पड़ता है. कूलम ने भी एज्यूम किया था, व्हेन द लीनियर साइज ऑफ चार्ज्ड बॉडीज इज मच स्मॉलर, ठीक है. जब लीनियर साइज चार्ज बॉडीज का बहुत छोटा होता है, देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, ठीक है, जितना उनके बीच में डिस्टेंस, उसके कंपैरिजन में बॉडीज का साइज अगर बहुत स्मॉल है, द साइज मे बी इग्नोर्ड. तब हम बॉडीज के साइज को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं. हमें इसका ये स्फेरिकल शेप मानने की जरूरत नहीं है अगर ये स्फीयर और सिलेंडर बहुत दूर है तो, ठीक है. ऑब्वियसली ये पॉइंट चार्ज नहीं है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है. कूलम ने भी एज्यूम किया था, ठीक है, और हम भी ऐसा एज्यूम कर सकते हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज बॉडीज इज लार्ज, बहुत बड़ा है कंपेयर टू द साइज ऑफ दीज बॉडीज. ओके, तब हम ट्रीट कर सकते हैं उन्हें पॉइंट चार्जेस की तरह. पॉइंट चार्जेस की एग्जैक्टली कोई डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है, बस हमें एज्यूम ही करना पड़ता है कि पॉइंट चार्जेस हैं. हम कब कह सकते हैं, अगर एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज कहीं बहुत दूर है, सो दिस डिस्टेंस शुड बी, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r, ठीक है, तो वो r बहुत बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू द साइज ऑफ चार्जेस, या फिर चार्ज बॉडी के साइज के कंपैरिजन में. ओके, so this was the assumption. Now let's see what exactly does Coulomb's law say. क्या बताता है ये हमें. Coulomb measured the force between 2 point charges. Okay, and I don't know, this part is not okay. And found that okay, Coulomb's law, Coulomb measured the force between 2 point charges and found that. अब ये 3 पॉइंट्स हैं, हम देखते हैं वन बाय वन. कूलम ने क्या किया, 2 पॉइंट चार्जेस लिए. अब एग्जैक्टली कूलम ने क्या किया वो हम देखेंगे, ठीक है. बट उन्होंने 2 पॉइंट चार्जेस को लिया और उनके बीच में फोर्स को कैलकुलेट किया, और उन्होंने देखा कि दिस फोर्स वेरीड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. इफ दिस इज चार्ज 1 एंड दिस इज चार्ज 2 एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस इज r. ओके, डिस्टेंस क्या है, r. हम मान लेते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर कुछ भी फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स, ठीक है. सो जो फोर्स है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि वो फोर्स वेरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ में. ओके,
So first point is force varied inversely as the square of distance. Okay, square of distance between the charges. So force is inversely proportional to r square. Okay. Second is force was directly proportional to the product of magnitude of two charges. अब इसका कुछ चार्ज होगा Q1, इसका कुछ चार्ज होगा Q2. हो सकता है ये दोनों पॉजिटिव हो सकता है ये दोनों नेगेटिव हो. ये हमें पहले से ही पता है कि पॉजिटिव और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं दे रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. नेगेटिव भी आएंगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट पॉजिटिव और नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर. ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा, राइट. तो आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फोर्स जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बना देते हैं, टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस. यानी कि Q1 को आपने मल्टीप्लाई करना है Q2 के साथ में और हमने मैग्नीट्यूड लगा देना है. ठीक है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देखना है. ओके, साइन को आपने नहीं देखना. यू ऑलरेडी नो कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फोर्स कहाँ एक्ट करेगा. फोर्स एक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस. ओके, फोर्स कहीं भी एक्ट कर सकता था. ऐसे तो फोर्स हो सकता है Q1 Q2 को इस डायरेक्शन में रिपेल करता, बट ऐसा नहीं है. ओके, जो फोर्स एक्ट कर रहा है, कूलम ने वो ऑब्जर्व किया कि फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग दिस लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस. इसी लाइन के अलोंग ही वो फोर्स हमेशा एक्ट कर रहा है. ओके, ऑल राइट. सो हमने दो चीज़ें यहाँ से डिस्कवर की. फर्स्ट इज कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ में. सेकंड इज फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ में, Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2. एंड थर्ड इज कि वो फोर्स एक्ट करता है लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस. अगर ये Q1 है ये Q2 है तो वो इधर ही एक्ट करेगा. दिस इज द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस. ओके, एंड दिस इज Q2. ओके, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इसी लाइन के अलोंग होगी और कहीं पर भी नहीं होगी, किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा, राइट. अगर अट्रैक्टिव होगा तो वो अंदर की तरफ इस तरह से, राइट, बट होगा लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस के अलोंग ही. ऑल राइट. सो विद दिस we can say if force is inversely proportional to r square and force is directly proportional to Q1 multiplied by Q2. so हम इन दोनों को combine अगर करते हैं तो we can say कि force is proportional to, साइन अभी भी proportional का ही है, हमने combine कर दिया तो it will become Q1 multiplied by Q2 divided by r square, right. अब प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हमें रिमूव करना है, उसे इक्वल का साइन बनाना है, सो वी नीड अ कांस्टेंट. हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत होगी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड दिस इज फोर्स, राइट. तो फोर्स क्या होगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर एंड दिस इज आवर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ये सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. Q1 Q2 आर चार्जेस, r इज द डिस्टेंस जो कि मीटर्स में होगा, ये हमें कूलम में लेना है. तो फोर्स हमारा किस में आ जाएगा, न्यूटन, राइट. फोर्स अगर सब कुछ SI यूनिट में है तो फोर्स विल ऑल्सो बी इन SI यूनिट. ओके, सो दिस इज आवर कंप्लीट फॉर्मूला. ओके, आई एम सर्कलिंग दिस पार्ट. ये है हमारा कंप्लीट फॉर्मूला. फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. फोर्स इज इन न्यूटन्स. के कांस्टेंट है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ओके, डिस्टेंस के साथ में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ में, और चार्जेस के प्रोडक्ट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ऑल राइट. अब हम बात करते हैं उस कहानी की कि ये कैसे, हाउ कूलम डिस्कवर्ड दिस रिलेशन. कूलम को कैसे पता लगा कि फोर्स जो है डिस्टेंस के साथ में डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो फोर्स के साथ में डिस्टेंस के साथ फोर्स डिक्रीज करेगा और चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो ये सब कूलम ने कैसे डिस्कवर किया, यही हमें बात करनी है.
राइट? हाउ डिड कूलम डिस्कवर्ड ऑल ऑफ दिस? सो कूलम ने क्या किया, he took two spheres. अब वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है वो तो नहीं पता कर सकते हैं, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस टाइम पर कूलम ने he discovered all of this around 18th century, इन 18th century में ये सब उन्होंने किया, कूलम ने 18th सेंचुरी में, ऑलराइट। और उस टाइम तक हमें ये नहीं पता था कि चार्ज को कैसे मेजर करते हैं, मतलब 1 कूलम क्या है, 10 कूलम्स क्या है, ठीक है। चार्ज को हम मेजर नहीं कर सकते थे, सिर्फ हमें ये पता था कि बॉडीज़ को फ्रिक्शन के थ्रू, मतलब जैसे रब करने से बॉडीज़ चार्ज हो जाती हैं, ठीक है। अब वो कितना चार्ज है उस बॉडी पर नहीं पता था, राइट। तो कूलम ने क्या किया, एक स्फीयर लिया, दिस इज स्फीयर, ठीक है, और वो स्फीयर को कैसे भी करके उन्होंने चार्ज किया बाय फ्रिक्शन और एनी मेथड, किसी भी मेथड से उन्होंने उसको चार्ज कर लिया, ठीक है। अब वो एक और स्फीयर लेकर आए जो कि न्यूट्रल था। अब करने को तो वो दूसरे स्फीयर को भी चार्ज कर सकते थे, बट व्हाट ही रिक्वायर्ड, उन्हें चाहिए थे 2 स्फीयर्स जिनके ऊपर इक्वल चार्ज हो, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट स्फीयर को अगर फ्रिक्शन के थ्रू रब किया, उसके ऊपर कुछ चार्ज क्रिएट किया, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सेकंड जब स्फीयर को रब करूंगा तो उस पर भी सेम चार्ज क्रिएट कर पाऊँ, राइट। तो सेम चार्ज को क्रिएट करने का अच्छा तरीका ये है कि एक स्फीयर को चार्ज किया हमने, ठीक है, और उसे बिल्कुल आइडेंटिकल हमें एक और स्फीयर लेना है और उसे कॉन्टैक्ट में ले आना है, ठीक है। वी नो अब यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर होगा कैसे, कंडक्शन के थ्रू, बिकॉज अभी हमने बॉडीज को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ला दिया है। सो दिस स्फीयर विल ऑल्सो बिकम चार्ज्ड, और दोनों के ऊपर सेम चार्ज हो जाएगा Q, तो इसके ऊपर भी Q, राइट। अगर यहाँ 10 कूलम चार्ज है तो यहाँ भी अब 10 कूलम, कहने का मतलब कि इनिशियली यहाँ पर 20 कूलम था, 20 कूलम, बट वो डिवाइड हो गया, 10 इधर 10 इधर, वो हाफ हाफ डिवाइड हो गया, ओके। सो नाउ द चार्जेस आर Q एंड Q, इक्वल चार्ज है, ऑल राइट। सो इस तरह से उन्होंने क्रिएट किए, एंड ये भी उन्होंने अजम्पशन ही मानी कि जब उन्होंने दोनों स्फीयर्स को, आइडेंटिकल बॉडीज को टच किया तो उनके ऊपर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस वाज आल्सो एन अजम्पशन। उस टाइम पर ये चीज़ भी क्लियर नहीं थी, चार्ज को हम मेजर नहीं कर सकते थे और ये भी नहीं पता था कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता भी है या नहीं, बट वो अज्यूम किया, और जो भी फ्यूचर में रिजल्ट आए एक्सपेरिमेंटली कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो दिस इज करेक्ट, हम इसको करेक्ट ही मानते हैं कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आइडेंटिकल बॉडीज पर, ऑल राइट। अब उन्होंने उसको कुछ 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट लेट से रखा, ठीक है। नाउ अब उन्हें मेजर क्या करना है, फोर्स। हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है जो हमने अभी डिराइव किया, K Q1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ओके। तो क्या हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं? हमने क्लास 11th में इतना ज़्यादा फोर्स पढ़ा है, तो हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं क्या? तो कूलम ने ही, जिन्होंने ये रिलेशन बनाया, उन्होंने ये डिस्कवर किया, मतलब फोर्स को मेजर करने का एक डिवाइस इन्वेंट किया जिसे हम कहते हैं टॉर्जन बैलेंस। टॉर्जन बैलेंस, ऑल राइट। ये डिवाइस उन्होंने बनाया जिससे हम, ये एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है टू मेजर फोर्स। किसी बॉडी पर अगर हमें फोर्स को मेजर करना है, ठीक है, तो हम टॉर्जन बैलेंस को उन्होंने यूज किया टू मेजर फोर्स। की सेंसिटिव था, यानी कि थोड़े से भी फोर्स को, ये स्लाइट सा भी अगर फोर्स होगा तो उसे मेजर कर लेगा, ऑल राइट। सो दिस इज फोर्स। अब उन्होंने फोर्स को मेजर करना स्टार्ट किया। लेट्स से, अब ये जस्ट नंबर्स आई एम अज्यूमिंग बाय माई सेल्फ कि ये 100 न्यूटन फोर्स आया व्हेन डिस्टेंस इज, जब r कितना है, 1 मीटर है, लेट्स से, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस को कर दिया 2 मीटर्स, डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल। सो हमने देखा फोर्स हो गया 25 न्यूटन, ठीक है। हमने डिस्टेंस को कर दिया 3 मीटर, ठीक है, यानी कि कूलम ने डिस्टेंस को वेरी किया और देखा कि फोर्स कैसे वेरी कर रहा है। दिस साइड ही इज मेजरिंग फोर्स को मेजर करें विद द हेल्प ऑफ टॉर्जन बैलेंस, ओके। तो 3 मीटर्स करने पर फोर्स आया 100/9 न्यूटन। अब ये जितना भी आएगा लगभग 11 पॉइंट समथिंग होगा, 11 पॉइंट समथिंग अप्रोक्स, है ना।
बिकॉज 9 11 सा 99 होता है। ऑल राइट, सो हमने ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब डिस्टेंस को हम डबल कर रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि डिस्टेंस को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो फोर्स क्या कर रहे हैं, फोर्स इज डिक्रीजिंग। तो ये तो कंफर्म है कि फोर्स और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन तो नहीं होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ही रिलेशन होगा। अब ये देखना है कि क्या हम जब डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो क्या फोर्स हाफ हो गया। डिस्टेंस को डबल करने से नीचे अगर 2 आ रहा है तो क्या फोर्स हाफ हुआ, नहीं, फोर्स हाफ नहीं हुआ, फोर्स 1/4 के फैक्टर से डिक्रीज कर गया। 1/2 के फैक्टर से डिक्रीज नहीं कर रहा है, 1/4 के फैक्टर से डिक्रीज कर रहा है। और जब हमने डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दिया, है ना, 3 गुना बढ़ा दिया, तब हमने देखा कि फोर्स क्या 1/3 हुआ, 1/3 हुआ। ओरिजिनल फोर्स का 100/3 आया, नहीं, वो 100/9 आया। दैट मीन्स 1/9 के फैक्टर से डिक्रीज कर गया। सो फोर्स कांट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वो सिर्फ आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता, वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो दैट्स हाउ ही एक्चुअली डिड दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, उन्होंने, कूलम ने ही एक डिवाइस इन्वेंट की थी, टॉर्जन बैलेंस, जो कि फोर्स मेजर कर सकती है। अब ये डिवाइस एग्जैक्टली कैसे वर्क करती है हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सो ये डिवाइस हमें फोर्स बता सकती है। उन्होंने डिस्टेंस को वेरी किया, चेंज किया, चार्जेस के ऊपर कोई चेंज नहीं लाए, चार्जेस सेम है, क्योंकि अगर हम चार्जेस को भी चेंज करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि वो जो फोर्स चेंज हुआ है वो डिस्टेंस की वजह से हुआ या फिर चार्ज की वजह से हुआ। तो चार्जेस को सेम रखा, डिस्टेंस को वेरी किया, इस तरह से किया, और ये पार्ट हमें पता लग गया। नाउ इन सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या किया, आर को फिक्स कर दो। उन्होंने डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, लेट्स से कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर ही है। अब उन्होंने चार्जेस को वेरी करना स्टार्ट किया। अब चार्जेस को हम कैसे वेरी कर सकते हैं, अभी ये दोनों इक्वल चार्जेस हैं, राइट, 10 कूलम और 10 कूलम। अब क्या करो, सेकेंड रीडिंग लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस स्फीयर को एक और आइडेंटिकल स्फीयर से हम टच कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 कूलम था तो क्या हो जाएगा 5 कूलम, ठीक है। तो आप या तो 5 और 5 कूलम पर मेजर कर लो, या फिर एक स्फीयर आपके पास ऑलरेडी 10 कूलम है तो दूसरा स्फीयर आप 5 कूलम वाला यूज कर लो। कुछ भी करके हम चार्जेस को वेरी कर सकते हैं, डिस्टेंस को वेरी नहीं करेंगे। और फिर से हम नोट करेंगे कि फोर्स पर कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो बहुत सारी रीडिंग्स लेने के बाद में जाकर ये चीज़ें डिराइव की जाती हैं। ऑलराइट, सो ये नहीं पता था उस टाइम तक कि चार्ज क्या होता है, बट फोर्स को हम मेजर कर सकते थे। अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि फोर्स को मेजर कर सकते थे और चार्ज को नहीं। तो चार्ज को एक्चुअली फोर्स से डिफाइन किया गया है। चार्ज की डेफिनेशन भी कहाँ से आ रही है, फोर्स से हम डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ, डिफाइन 1 कूलम। अगर हमें 1 कूलम डिफाइन करना हो तो वो भी हम फोर्स से ही डिफाइन करेंगे। ओके, बिफोर दैट आई शुड कवर दिस पार्ट कि मैंने ये नहीं बताया। फोर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है K Q2 अपॉन R स्क्वेयर। दिस इज ऑब्वियसली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही है, ठीक है। और अब इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, सो दिस K, ये जो K होता है, ठीक है, इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मीनिंग हुआ वैक्यूम, या फिर हम एयर भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, दिस इज द वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये इसकी वैल्यू होती है फ्री स्पेस में। ओके, अब एक और चीज कूलम ने बताई कि दिस फॉर्मूला इज वेरी सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि होता है G(m1 m2 अपॉन R स्क्वेयर। अभी हम थोड़ी देर में दोनों फोर्सेस को कंपेयर भी करने वाले हैं। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो हम दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। बट जो ये कैपिटल G यहाँ आता था, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि दोनों मासेस को आप यूनिवर्स में कहीं भी ले जाओ, ठीक है, दिस कांस्टेंट विल नॉट चेंज। दैट्स व्हाई दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बट ये जो K होता है ना, ये कांस्टेंट क्या करता है, डिपेंड्स
डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड करता ही है। ऑलराइट, दिस के डिपेंड्स ऑन मीडियम, इसीलिए हमने स्पेसिफिकली बोला है कि इस के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। कहाँ पर? फ्री स्पेस में। अब बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। अब ये के की यूनिट क्या होनी चाहिए? फोर्स इज इन न्यूटन्स, फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर, आर डिस्टेंस है ना, तो वो मीटर स्क्वायर होगा, उधर चला जाएगा। और चार्जेस क्या है? कूलम और फिर से कूलम, यानी कि कूलम स्क्वायर, तो वो आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, राइट। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर नीचे चला गया, सो इट विल बिकम न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर कूलम स्क्वायर, यानी कि कूलम में -2 हम लगा सकते हैं, या फिर आप स्लैश भी लगा सकते हो अगर कूलम स्क्वायर लिखना है तो, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट के। ओके, दिस वाज इंपॉर्टेंट ये कवर करना। नेक्स्ट तो हमने यही देखा कि हाउ एक्चुअली कूलम परफॉर्म्ड दिस एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ टॉर्जन बैलेंस, ठीक है, कैसे वो उस फॉर्मूला तक पहुंचे। एंड नाउ वी विल डिफाइन 1 कूलम। अब हम 1 कूलम को डिफाइन करने वाले हैं, बिकॉज उस टाइम तक चार्जेस को हम मेजर नहीं कर सकते थे, चार्ज के बारे में नहीं पता था। सो 1 कूलम क्या हुआ? अब अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, तो अब जब हमें चार्ज 1 कूलम चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस को भी 1 मीटर कर देते हैं, सब कुछ हम 1 मीटर कर देंगे इस कांस्टेंट के अलावा, ठीक है। ये हमारी राइट साइड है ना, राइट साइड में हम सब कुछ 1 1 1 कर देते हैं एंड लेट्स सी फोर्स कितना आता है, ठीक है। इफ दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल हो जाएगा के के, राइट। फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? के इक्वल हो जाएगा। इफ, सीधी सी बात है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम, दोनों चार्जेस क्या है? 1 कूलम है, एंड डिस्टेंस R is also 1 meter, right? Distance R is 1 meter. So this is 1, everything is 1. Force will be equal to K. और ये हम फ्री स्पेस में ही बात कर रहे हैं। So K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। और क्योंकि अब तो ये फोर्स है, दिस इज नॉट, मैं K की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। अगर हम यूनिट्स लगाएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी यूनिट ये होगी। और ये भी तो लगेंगे ना, 1 कूलम इंटू 1 कूलम, फिर से 1 कूलम स्क्वायर हो जाएगा, राइट। नीचे 1 मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो मीटर स्क्वायर विल कैंसिल मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर विल कैंसिल कूलम स्क्वायर, तो बचा क्या? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। बाकी सब तो कैंसिल हो गया, तो फोर्स इतना ही रह जाता है। ओके, अब हम डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलम को। 1 कूलम इज द चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। अब एक चार्ज को आपने 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखना है फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। दूसरा चार्ज भी कितना है? 1 कूलम भी है। सो 1 कूलम इज द चार्ज व्हेन प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड experiences a force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। अगर उस पर इतना फोर्स लगता है तो हम कह सकते हैं वो चार्जेस क्या है? 1 कूलम के इक्वल हैं। मतलब कुछ भी नहीं, आपने 2 चार्जेस लेने हैं, वेट, और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। इफ दिस इज Q, दूसरा चार्ज भी सेम मैग्नीट्यूड का रखना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रखना है? 1 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? बार बार हम फोर्स को मेजर करेंगे, हमें फोर्स को मेजर करना है। एंड व्हेन फोर्स, जब हमारा फोर्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन के इक्वल आ जाएगा, हम कह देंगे कि अब वो दोनों चार्जेस क्या हैं? 1 कूलम के इक्वल होंगे। सो 1 कूलम इज द चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, जिसको 1 मीटर अपार्ट रख दें फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही हो, और उन पर फोर्स कितना लगे? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। बट ऑब्वियसली दिस नंबर इज ह्यूज, इतना फोर्स बहुत बड़ा हो जाता है, 10 की पावर 9 आ गया, ठीक है। सो दैट्स वाई 1 कूलम इज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, बहुत
बड़ा चार्ज है 1 कूलम। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देखा था कि 1 कूलम को कलेक्ट करने के लिए कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लग जाते हैं, ठीक है। तो 1 कूलम इज ऑब्वियसली बहुत बड़ा चार्ज होता है। एंड वी हैव डिफाइंड 1 कूलम, 1 कूलम को हमने डिफाइन कर लिया है। ओके, नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलराइट, अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करना है। तो लेट्स कंपेयर। एक तरफ हमारा रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेफ्ट साइड, और राइट साइड में हम करने वाले हैं ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है। फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। दिस इज द फॉर्मूला, अभी अभी हमने कवर किया है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने क्लास 11th में पढ़ा है, क्लास 9th में भी किया है, G m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, राइट। ये दोनों क्या है, फोर्स के फॉर्मूलाज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि दो चार्जेस के बीच में एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि दो मासेस के बीच में एक्ट करता है। अब हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव as well as repulsive। सीधी सी बात है, हमने पढ़ा है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव ही होता है। हमने पढ़ा है कि जो दो मासेस होते हैं ऑलवेज अट्रैक्टिव, ओके। हमने पढ़ा है कि दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं, सो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है। नाउ सेकंड इज कि ये जो K है, ये K चेंज हो जाता है, चेंजेस विद मीडियम। चेंजेस विद मीडियम, ये कांस्टेंट चेंज हो जाता है, ओके। और जो कैपिटल G है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो अगर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दैट मीन्स दो मासेस कहीं भी रखे हों पूरे यूनिवर्स में या फिर किसी भी मीडियम में, दो मासेस एयर में है, वैक्यूम में है, वाटर में है, किसी भी ऑयल में है, ठीक है, कहीं पर भी है, फोर्स चेंज नहीं होने वाला अगर दोनों मासेस सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। तो हम कह सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, दिस फोर्स डजंट चेंज विद मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होगा मीडियम के साथ बिकॉज दिस कैपिटल G इज एक्चुअली यूनिवर्सल कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स में ये कांस्टेंट होता है, जबकि जो K है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, दिस K कैन चेंज विद मीडियम। इसी वजह से यहाँ जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन चेंज, ये जो फोर्स है वो चेंज कर सकती है। ऑलराइट, सो ये दो डिफरेंस हो गए इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव ही होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चेंज हो सकता है मीडियम के साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स डजंट चेंज, वो चेंज नहीं होगा। अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें तो वो इनकी वैल्यूज की वजह से है। हमने देखा K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ओके, यूनिट हमें पता है। एंड इस कैपिटल G की अगर वैल्यू आपको ध्यान है तो वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ऑलराइट, 10 की पावर 11 आ रहा है और 10 की पावर
9 यहाँ पर आ रहा है। सो हम देख सकते हैं ये जो कांस्टेंट है इनकी वजह से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दिस विल बी मच मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसे हम कंपेयर कर भी सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। ठीक है, दीज 2 पॉइंट्स हम कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से वी कैन टेक 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स हम ले सकते हैं। चलिए, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज अनदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 1 मीटर। अब इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होता है? दिस चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ऑल राइट, सो ये है मास इलेक्ट्रॉन का और वो है चार्ज इलेक्ट्रॉन का। अब हम कैलकुलेट करेंगे चार्ज कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए। और मास कहाँ यूज होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए। डिस्टेंस हम 1 मीटर ही कंसीडर कर रहे हैं दोनों सिचुएशन में। तो पहले निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कांस्टेंट k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2। अब दोनों चार्जेस सेम है ना, इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो 1.6 फिर से मल्टीप्लाई होगा 1.6 से, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 10⁻⁻19 है तो उसका भी स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻38 बन जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ ऑर्डर ही चेक करना है। एंड डिस्टेंस इज 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का भी नीचे स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो अगर हम देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली, अब इनको भूल जाओ, ये जस्ट नंबर्स हैं। पावर को देखो, 10⁻9 और 10⁻38, ये क्या बनने वाला है? ये यहाँ पर कुछ भी नंबर आएगा, ठीक है। 10⁻9 और -38 जब होंगे तो इट विल बिकम 10⁻29, राइट, यही होगा। सो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अप्रॉक्सीमेटली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यूज़ के लिए, और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम निकालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, अब ग्रेविटेशनल फोर्स उनके चार्जेस की वजह से नहीं लग रहा है, उनके मासेस की वजह से लग रहा है। ठीक है, तो अब हमें मास को यूज़ करना होगा। पहले आएगा कैपिटल G, जो कि यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ऑल राइट। और मासेस का भी स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज मास तो सेम ही है, तो 9.1 का भी स्क्वायर होगा और 10⁻⁻31 का भी स्क्वायर होगा, दैट मीन्स 10⁻⁻62। और डिस्टेंस को हम यूज़ नहीं करें बिकॉज वो डिनोमिनेटर में 1 मीटर का स्क्वायर ही आएगा। अब अप्रॉक्सीमेटली ये कितना है इसे भूल जाते हैं। 10⁻11 एंड 10⁻62 बिकम्स 10⁻73, और ये जस्ट अप्रॉक्सीमेट हम ले रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हमने 10 की पावर्स को देखा। सो अब दोनों नंबर्स में से ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और ये है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो 1 मीटर अपार्ट हमने रखे हैं, राइट। सो दिस इज 10⁻⁻29 एंड दिस इज 10⁻⁻73। तो विच वन इज बिगर? ऑब्वियसली 10⁻⁻29 इज मच लार्जर देन 10⁻⁻73। इससे बहुत बड़ा है, और कितने फैक्टर से बड़ा है आप डिफरेंस देख सकते हैं 29 और 73 के बीच में। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 कितने का डिफरेंस आने वाला है? 73 और 29 के बीच में, सो इट विल बी 4 एंड 34। तो 34 या 35 10⁻, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is approximately 10⁻34 or 35 times of gravitational force. This is our result. ठीक है, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी हमने क्या किया? कंपेयर किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और
ग्रेविटेशनल फोर्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने कहा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है। सेकेंड इज कि ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होता दो मासेस के बीच में, किसी भी मीडियम में हम उन्हें रखें, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज कर जाता है। और थर्ड पॉइंट इज कि वो मैग्नीट्यूड में बहुत वेरी करते हैं, उनका काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। So till now we have discussed the comparison between electrostatic force and gravitational force. हमने दोनों को compare किया. Now we will try this one numerical जो NCERT में आपको given है as example. Okay. अब इसकी बहुत लंबी सी statement है. I'll make it short. There are two spheres. There are two charged spheres. Let's say this is sphere 1. Okay. इसके ऊपर कुछ ना कुछ charge है and this is sphere 2. इसके ऊपर भी कुछ charge है. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस स्फीयर को इनिशियली दिस स्फीयर बी, इसको हम नाम दे देते हैं बी एंड दिस स्फीयर इज ए। ओके, सो दिस स्फीयर वाज न्यूट्रल, ये स्फीयर न्यूट्रल था, हमने इसे स्फीयर ए के साथ में टच में लेकर आए, स्फीयर ए ओके एंड स्फीयर बी को, दोनों को हम कांटेक्ट में लेकर आए। तो स्फीयर ए के ऊपर जितना भी चार्ज था वो ऑब्वियसली हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, Q/2 एंड Q/2 दोनों पर इक्वली वो डिवाइड हो जाएगा, राइट। एंड देयर सेपरेशन इज नाउ 10 सेंटीमीटर। तो अब दोनों स्फीयर्स क्या है, चार्ज है, और दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंज करेंगे, एक और आइडेंटिकल स्फीयर लेकर आएंगे C और एक और आइडेंटिकल स्फीयर लेकर आएंगे D, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ओके, अब हम दोनों C को टच में लेकर आएंगे A के साथ में और D को हम टच में लाएंगे B के साथ में। ओके, अगेन वी नो अभी दोनों के ऊपर चार्ज कितना था, Q/2 और Q/2। वो हमने इक्वल चार्ज कैसे क्रिएट किया है, स्फीयर A और B को हमने एक बार टच किया एक दूसरे के साथ में, और क्योंकि आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो दोनों के ऊपर चार्ज इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट वी नो, ऑलराइट। और दोबारा से आइडेंटिकल स्फीयर्स को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं। तो अभी जो Q/2 चार्ज है वो भी हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। सो जो नया चार्ज होगा Q डैश, ठीक है, Q डैश कितना हो जाएगा, Q/2 का भी हाफ रह जाएगा, Q/4, राइट। और यहाँ पर भी कितना चार्ज आ जाएगा, Q/4, क्योंकि वो Q/2 चार्ज दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सिमिलरली ये जो Q/2 है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Q/4 में, राइट। और स्फीयर D के ऊपर भी कितना चार्ज आ जाएगा, Q/4। तो अभी तक हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, इनिशियली हमारे पास दो स्फीयर्स थे, स्फीयर A और B, जिसमें से सिर्फ A के ऊपर क्या चार्ज था, Q। ये चार्ज कहाँ था, स्फीयर A के पास, ठीक है। हमने दोनों को टच किया तो दोनों स्फीयर्स पर हाफ हाफ चार्ज डिवाइड हो गया, Q/2 एंड Q/2, ठीक है। हमने दोनों को रखा 10 सेंटीमीटर अपार्ट, और दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस हैं तो दे विल रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। तो वो 10 सेंटीमीटर पर रखे थे और वो रिपेल कर रहे थे। अब हम दूसरे स्फीयर लाए C और D, बिल्कुल आइडेंटिकल स्फीयर्स, हमने उन्हें टच किया, ठीक है, स्फीयर A के साथ में और स्फीयर B के साथ में। तो जो चार्ज Q/2 था वो भी डिवाइड हो गया, Q/4 और Q/4 इस तरह से, और यहाँ पर भी जो चार्ज Q/2 था वो डिवाइड हो गया, Q/4 एंड Q/4, ऑलराइट। एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो डिक्रीज। अब हमने दोनों के, अब ये जो स्फीयर्स हैं C और D, उनका काम सिर्फ इतना था कि हमें इस चार्ज को Q/2 से Q/4 बनाना था। सो नाउ वी डोंट नीड दिस, C और D की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इनिशियली जो A और B एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, दैट फोर्स वी कैन कैलकुलेट, वो फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज इनिशियली दोनों के पास Q/2 और Q/2 चार्ज है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे K Q/2 मल्टीप्लाई बाय Q/2, यानी कि Q1 इंटू Q2, हमने दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट लिया, डिस्टेंस का हम स्क्वायर करेंगे, डिस्टेंस ये वैसे 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है, ठीक है, और उसके बाद में डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे। सो डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर का
स्क्वायर या फिर आप इसको आर स्क्वायर भी समझ सकते हैं, 10 डालना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फाइनली जब हम दोनों स्फीयर्स को लेकर आए, स्फीयर सी और डी, हम दो स्फीयर्स को और लेकर आए, तो हमें पता है कि ये चार्ज q/2 से कितना रह गया, q/4 हाफ, और ये स्फीयर पर भी चार्ज डिक्रीज हो गया q/4, राइट। नाउ बोथ स्फीयर्स आर चार्ज विद q/4 एंड q/4, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो r है वो हमने रखा सिर्फ 5 सेंटीमीटर, यानी कि उनको हम क्लोज भी ले आए, उनको थोड़ा पास ले आए, ठीक है। सो हम कह सकते हैं डिस्टेंस, अगर यहाँ पर डिस्टेंस है r, तो हमने डिस्टेंस को चेंज कर दिया r/2, इस तरह से हमने डिस्टेंस चेंज किया। अब फाइनली जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, वो फोर्स इससे तो डिफरेंट होना चाहिए F', अब उसे हम F' से यूज करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे K, चार्जेस का प्रोडक्ट। अब चार्जेस q/4 और q/4 हैं, तो q/4 एंड q/4, ऑलराइट। और नीचे होगा डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर यहाँ पर r स्क्वायर था, इट वॉज r, तो यहाँ पर कितना रह गया, r/2 का स्क्वायर, ऑलराइट। सो लेट्स कैलकुलेट दिस फोर्स, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। दिस विल बिकम q/4 एंड q/4 क्या हो जाएगा, 4 एंड 4 इन डिनोमिनेटर 16 आगे आ जाएगा, r/2 का स्क्वायर है तो वो बन जाएगा r²/4, और वो 4 ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में अगर कुछ होता है तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये 4 आएगा 2 के स्क्वायर की वजह से, और ये 4 और 4 हो गए 16, राइट। k एज इट इज है, k तो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं, q² डिवाइडेड बाय r², राइट। अगर ये 4 से हम 16 कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर 4 है, और यहाँ इनिशियली क्या था, q/2 और q/2, एंड दिस 10 सेंटीमीटर को हमने ही क्या बोला है, r। एज्यूम कर लो कि इनिशियली उनके बीच का डिस्टेंस r है, सो जब हम स्क्वायर करेंगे q/2 का, सो इट विल बिकम q²/4, तो q² जो 4 होगा वो हम आगे यहाँ रख देंगे अपॉन r², राइट। So this is initial force between these two charges, sphere A and B, and this is final force between two charges, वो भी कितना आ रहा है, सेम, 1/4 kq² by r², and this is also 1/4 kq² by r², so force is same, all right. So we can say, हम कह सकते हैं कि F' is equal to F, F' is equal to F। हमने किया क्या, हमारे पास जो दो स्फीयर्स थे उनके पास स्टार्टिंग में q/2 और q/2 चार्ज था, r डिस्टेंस उनके बीच में था, हमने दोनों के चार्जेस को हाफ कर दिया, यानी कि q/4 और q/4, बट जो डिस्टेंस है उसे भी हाफ कर दिया, r/2। वैसे तो चार्जेस को अगर हमने हाफ किया तो फोर्स क्या होना चाहिए था, डिक्रीज करना चाहिए था, बट हमने डिस्टेंस को भी तो हाफ किया ना, डिस्टेंस को हाफ करने से फोर्स इंक्रीज करेगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो F है, यहाँ जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो F' है, और दोनों फोर्सेस बिल्कुल सेम है, राइट। तो यही वो क्वेश्चन था कि हमें फोर्स कैलकुलेट करना था, फाइनली कितना होगा। सो इन टूडेज लेक्चर वी डिस्कस्ड स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अभी हमने कूलम्स लॉ को डिस्कस किया है और हमने सिर्फ स्केलर फॉर्म पढ़ी है। कल के लेक्चर में हम वेक्टर फॉर्म देखेंगे, हाउ कूलम डिस्कवर्ड द लॉ। हमने देखा कि कूलम ने कैसे वो फॉर्मूला डिस्कवर किया, राइट, कैसे कूलम ने टॉर्जन बैलेंस को यूज किया और फोर्स कैलकुलेट किया दोनों बॉडीज पर, और 1 कूलम एग्जैक्टली कितना होता है, 1 कूलम का मीनिंग क्या होता है वो हमने डिफाइन किया फोर्स से, राइट। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू।